बंगाल के हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आरोप है कि पुलिस ने टीएमसी के इशारे पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ बीजेपी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गई। इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने वहां बैरिकेडिंग लगा दी ताकि प्रदर्शनकारी आगे न बढ़ सके। इस बीच बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने बैरिकेडिंग को गिरा दिया और नारे लगाते हुए पुलिस कमिश्नर के दफ्तर की ओर बढ़ने लगे। इस हंगामे को शांत कराने के लिए पुलिस भी एक्शन में आ गई। उसने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारी इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने काफी दूर तक प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। इस लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता घायल हो गए। आरोप है कि कुछ महिला कार्यकर्ताओं पर भी लाठियां भांजी गईं, जिनसे वो घायल हो गईं। इटली में फ्लोरेंस शहर के पास एक हाईवे से तेल लेकर जा रहे एक टैंकर में आग लग गई। बताया गया कि यह टैंकर एक सड़क हादसे का शिकार हो गया था, जिसके बाद उसमें रखे तेल ने आग पकड़ ली और आसमान में धुएं का इतना विशाल गुबार उठा कि वो सैकड़ों मील दूर से ही नजर आया। आग की लपटों में टैंकर पूरी तरह घिरा दिखा। घंटों की मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन टैंकर राख हो गया। हालांकि शुक्र इस बात का रहा कि वक्त रहते टैंकर के ड्राइवर ने किसी तरह उससे निकलकर अपनी जान बचा ली। व्लादिमीर पुतिन 20 साल तक सत्ता संभालने के बाद अगले साल रूस के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अखबार डेली मेल के मुताबिक 68 साल के व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति पद को अगले साल जनवरी में छोड़ने की तैयारी में। बताया जा रहा है कि पुतिन की प्रेमिका और दोनों बेटियों ने उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए उनसे रिटायर होने की अपील की है, क्योंकि उन्हें डर है कि पुतिन पार्किंसंस नाम की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। पार्किंसंस एक दिमागी बीमारी है जिसके वजह से शरीर के किसी भी हिस्से में कंपन और चलने में परेशानी होती है। पुतिन के इस्तीफा देने की अटकलें ऐसे वक्त में तेज हो गई हैं जब रूस की संसद में एक विधेयक पेश करने पर विचार किया जा रहा है, जिसके तहत पुतिन के जिंदा रहने तक उन्हें किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से छूट मिल जाएगी। बिहार के मधुबनी में बाबू बहरी विधानसभा इलाके में मतदान खत्म होने के बाद गांव वालों और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर झड़प हुई, जिसके बाद कुछ लोगों ने सरकारी गाड़ियों में आग लगा दी। बताया गया कि पुलिस के ग्रामीण को पीटने के बाद गांव वाले नाराज हो गए और फिर उन्होंने पोलिंग बूथ को घेरकर पथराव करना शुरू कर दिया। इस बीच उनमें से कुछ लोगों ने प्रशासन की गाड़ियों में आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलने पर वहां पहुंचे जयनगर के एएसपी ने लोगों को समझा बुझाकर हालात पर काबू पाया और साथ ही पूरे मामले की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं हालात को देखते हुए गांव में पुलिस की टीम को भी तैनात कर दिया गया है। यूपी के कानपुर में 2 लुटेरे भीड़ के हत्थे चढ़ गए, जिसके बाद लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि आरोपी एक छात्रा से उसका फोन छीनकर भाग रहे थे, लेकिन तभी वहां मौजूद लोगों ने उनको पकड़ लिया और जमकर पीटना शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने दोनों को जमीन पर गिरा दिया और जमकर पिटाई की। इस दौरान वो छोड़ देने की गुहार लगाते रहे, लेकिन लोगों ने उनकी पिटाई जारी रखी। इसी बीच किसी ने पुलिस को मामले की जानकारी दे दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तब जाकर आरोपियों को भीड़ के कब्जे से छुड़ाया जा सका। छात्रा के मुताबिक आरोपियों का एक तीसरा साथी भी था जो भाग निकलने में कामयाब हो गया। 3 लड़के बाइक से आए थे, ब्लैक कलर की बाइक थी, उनकी बाइक पे नेम प्लेट नहीं थी, तो उन्होंने मेरे हाथ से मेरा पर्स और मेरा फोन दोनों छीन लिए। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। यूपी के मुजफ्फरनगर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक आदमी बीच चौराहे पर ट्रैक्टर से स्टंट करने लगा। यह आदमी वहां हुई किसान महापंचायत में हिस्सा लेने आया था, लेकिन तभी उसने भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर अपने ट्रैक्टर से स्टंट करना शुरू कर दिया। ट्रैफिक के बीच वो अपने ट्रैक्टर की ट्रॉली को एक पहिए पर उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। ट्रैक्टर ट्रॉली से इस तरह का स्टंट देख लोग हैरान रह गए। हालांकि वो आदमी सबसे बेपरवाह काफी देर तक ट्रैक्टर से स्टंट दिखाता रहा। उसकी इस हरकत की वजह से वहां ट्रैफिक जैम भी लग गया। हालांकि बाद में पुलिस वालों के रोकने पर उसने स्टंट दिखाना बंद कर दिया और ट्रैक्टर लेकर वहां से चला गया। उत्तर प्रदेश के शामली में एक हादसे की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां रसोई गैस सिलेंडर में धमाका होने से 3 लोग घायल हो गए। बताया गया कि हादसे के वक्त महिला किचन में खाना बना रही थी, लेकिन तभी सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया और वहां आग लग गई। देखते ही देखते पूरा मकान आग की लपटों में घिर गया।
धमाके के बाद वहां से आग का गोला ऊपर की तरफ उठने लगा। इस दौरान वहां एक के बाद एक कई और धमाके भी हुए। बताया गया कि घर में कुछ और सिलेंडर भी रखे थे जो आग की चपेट में आने के बाद फटने लगे। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि पूरा मकान तहस नहस हो गया। मकान की छत और दीवारें तक ढह गई। धमाके वाली जगह तो मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। वो खाना बना रही थी, खाना बनाते हुए क्या मिस्टेक हुई, क्या हुआ वल्लाह आलम, वो तो अचानक सिलेंडर फट गया। धमाके बंद होने के बाद आसपास के लोग वहां पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश शुरू की। विस्फोट की चपेट में आने से एक महिला समेत 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में एटा तूफान के कहर ने 50 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। वहां के कई इलाके तूफान और भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में आ गए और लोगों का सब कुछ बाढ़ की भेंट चढ़ गया। उफनती लहरें हर चीज को तबाह करने पर उतारू दिखी। सड़कें नदियों में बदल गईं और दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। मकानों में पानी भरने के बाद लोग अपना जरूरी सामान समेटकर वहां से निकलते दिखाई दिए। एक तस्वीर ऐसी भी दिखी जिसमें लोग जानवरों को बचाने के लिए उन्हें गोद में उठाकर पानी पार करते नजर आए। कई इलाकों में जमीन खिसकने की घटनाएं भी हुई, जिनकी वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति ने भी माना कि हालात काफी खराब हैं, लेकिन लोगों तक मदद पहुंचाने की सभी कोशिशें जारी हैं। Cubierto 42 incidentes, más de 1.500 personas atendidas. ग्वाटेमाला के साथ ही एटा तूफान ने मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ पर भी जमकर कहर ढाया और वहां भी लोग भीषण बाढ़ का सामना कर रहे हैं। बिहार के आरा में हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। वहां एक दिन पहले बस स्टैंड में काम करने वाले एक आदमी की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन जब आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन लोगों ने शव के साथ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन में परिवार और रिश्तेदार के अलावा गांव के लोग भी शामिल हुए, जो वहां की एक सड़क पर बैठे नजर आए। प्रदर्शन में शामिल कई महिलाएं फूट फूट कर रोती दिखी। इतना ही नहीं, गुस्साए लोगों ने वहां से गुजरने वाली 2 सड़कों पर टायर जलाकर उन्हें जैम कर दिया। हंगामा कर रहे लोगों ने आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की। गिरफ्तारी बहुत जल्द चाहिए कि आप लोग गिरफ्तार के धरिए, मारने वाला के। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस मामले में पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में दोबारा लॉकडाउन लगते ही वहां के हजारों लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए वहां की सरकार ने लंदन में 4 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगा दिया, जो वहां एक दिन पहले ही लागू हो चुका है। लेकिन वहां के ज्यादातर लोगों को सरकार का यह फैसला रास नहीं आया और वो इसके विरोध में सड़कों पर उतरकर हंगामा करने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को उन्हें काबू में करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान भीड़ में शामिल एक आदमी तो काला झंडा लहराते हुए लॉकडाउन का विरोध करता दिखा। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस रास्तों पर उतरी जरूर, लेकिन लोगों के हुजूम के सामने उसकी एक नहीं चली। एक जगह तो लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और उसे आगे बढ़ने से रोकते नजर आए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने अवैध पटाखों की बड़ी खेप बरामद की। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने अवैध पटाखों की बड़ी खेप बरामद की। पुलिस ने जानकारी दी कि उसने करीब 15 लाख रुपए के अवैध पटाखे जब्त किए और साथ ही 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। मराठा आरक्षण की मांग पर मुंबई में कुछ संगठनों ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मतोश्री के बाहर प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इस बात की इजाजत नहीं दी। मराठा आरक्षण का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुरानी रंजिश की वजह से 2 गुटों के बीच गोलियां चल गईं। इस घटना में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि एक बुरी तरह घायल हो गया। इलाके में हिंसा के बाद वहां भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। चीन का शंघाई शहर एक शानदार लेजर और लाइट शो से जगमगा उठा। वहां तीसरे चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो की ओपनिंग पर यह कार्यक्रम रखा गया, जिसकी रौनक कोरोना संकट में भी फीकी नहीं पड़ी। हर बार की तरह इस बार भी एक्सपो की शुरुआत भव्य लाइट शो के साथ की गई और काउंटडाउन होते ही पूरा शंघाई रंग बिरंगी रोशनी में नहा गया। आसमान छूती इमारतें ऊपर से नीचे तक जगमगाने लगी। उन पर लेजर लाइट से अलग अलग आकृतियां और फूल बनते दिखे। ऐसी चकाचौंध जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे चीन में दिवाली का जश्न मनाया जा रहा हो। लेकिन कार्यक्रम यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद इमारतों से तेज रोशनी की किरणों ने अपनी चमक छोड़नी शुरू की। ऐसे खूबसूरत नजारे के सामने हुआंगपू नदी में लोग क्रूज का मजा लेते भी नजर आए। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के विवादास्पद बयान पर विपक्ष ने जमकर हमला बोला। दिवाली में पटाखा जलाने पर रोक को लेकर
साक्षी महाराज ने दिवाली और बकरीद को जोड़कर एक विवादास्पद बयान दिया। साक्षी महाराज के इस बयान के बाद मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी और मुस्लिम धार्मिक संगठन ने सरकार से उन पर कार्रवाई की मांग की, तो बीजेपी ने साक्षी महाराज का बचाव करते हुए कहा कि साक्षी महाराज का कहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सभी धर्मों के साथ एक जैसा रवैया अपनाया जाना चाहिए। सभी धर्मों के साथ समव्यवहार होना चाहिए, सभी धर्मावलंबियों को समान व्यवहार करना चाहिए और सभी जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, त्यौहार हैं, वो समान तरीके से मनने चाहिए। किसी के साथ भेदभाव और पक्षपात नहीं होना चाहिए। साक्षी महाराज का जो बयान है, उनके कहने के तरीके अलग है, लेकिन बात लगभग वही है कि सभी धर्मों के साथ बराबर व्यवहार करना चाहिए। चारों तरफ एक अच्छा माहौल है कि हम दिवाली धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन उसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता साक्षी महाराज बेवजह, जिसका कोई मतलब नहीं है, बेवजह अब मनगढ़ंत बयानबाजी कर रहे हैं। ये जो बयानबाजी है, ये समाज के लिए नफरत फैलाने वाली बयानबाजी है। ऐसे लोगों के ऊपर में सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों के पोस्टर भी लगाने चाहिए जो बेवजह समाज के अंदर में नफरत फैलाने की राजनीति कर रहे हो। साक्षी जैसे सांसद, एक जिम्मेदार शख्स इस तरह की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते और मैं समझता हूँ कि किस तरह की इन लोगों की जहनियत है, किस तरह की सोच है, ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने वाली बातें करते हैं। ये हमारा हिंदू पर्व है और उनका मुस्लिम अपनी समस्या है, इसलिए किसी भी हिंदू त्योहारों को, पर्वों को कभी भी मुसलमानों के पर्व की तुलना नहीं करना चाहिए। कैरिबियाई देश हैती में एक छात्रा की हत्या पर बवाल शुरू हो गया। आरोप है कि कुछ दिन पहले छात्रा को पैसों के लिए अगवा किया गया और फिरौती न मिलने पर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके खिलाफ हजारों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। लोगों ने राजधानी पोर्टो प्रिंस की सड़कों पर जगह जगह टायर जलाए और खूब हंगामा किया। लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए, जिससे वो और भड़क गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इससे पहले लोगों की ये भीड़ सड़कों पर एक रैली निकालती नजर आई, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूल की छात्राएं भी शामिल हुईं। प्रदर्शनकारियों ने उस छात्रा के लिए इंसाफ की मांग की और देश में गहराते सुरक्षा संकट के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस घटना से 2 महीने पहले पोर्टो प्रिंस में एक जाने माने वकील की उसके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसलिए कई लोग उस वकील और छात्रा की तस्वीर के साथ मार्च करते नजर आए। हिमाचल प्रदेश में शिमला के लोअर बाजार में आग लग गई, जिसमें कई दुकानों को नुकसान पहुंचा। आशंका जताई गई कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त कई लोग वहां मौजूद थे जो इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। आग की वजह से लपटों के साथ धुआं तेजी से फैल गया। थोड़ी देर के लिए तो वहां अंधेरा छा गया, लेकिन इसी बीच दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं और आग बुझाने की कोशिशें तेज कर दी गई। सामने आई कुछ तस्वीरों में कुछ लोग आसपास की दुकानों की छतों पर चढ़कर टीन हटाते हुए दिखाई दिए, जबकि कुछ दमकल कर्मी छतों के ऊपर से पानी की बौछार करते नजर आए। इस बीच बहुत सारे दुकानदार एक दूसरे की मदद करते हुए भी दिखाई दिए। कुछ लोग तो आग लगी हुई दुकानों से सामान निकालकर सुरक्षित जगहों पर रखते दिखे। दमकल कर्मियों और लोगों की मदद से काफी देर की मेहनत के बाद आग बुझा दी गई। चीन के शंशी में आग बुझाने वाले खास तरह के बम का प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि केमिकल से भरा यह बम जंगल में लगी आग बुझाने में बेहद कारगर है, क्योंकि इसे करीब 5 किलोमीटर दूर से ही दागा जा सकता है। प्रदर्शन के दौरान इस बम को एक खास तरह की तोप से दागा गया। बताया गया कि इस बम में आग बुझाने वाला केमिकल भरा गया है, जो बम के फटते ही अपना असर दिखाने लगता है। इसके अलावा बम दागने वाली कई तोपों और दूसरी गाड़ियों का भी प्रदर्शन किया गया। टैंकों की तरह दिखने वाली दमकल की ये गाड़ियां मुश्किल हालात में भी आसानी से चल सकती हैं, जिनके जरिए दमकल कर्मी जंगल और पहाड़ों में लगी आग तक आसानी से पहुंचकर उसे बुझा सकते हैं। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत में रोरो फेरी सेवा का उद्घाटन करेंगे। सूरत से सौराष्ट्र के बीच चलने वाली इस रोरो फेरी सेवा से सड़क मार्ग के मुकाबले यात्रा काफी कम वक्त में हो जाएगी और दोनों के बीच की दूरी भी 317 किलोमीटर से महज घटकर 60 किलोमीटर रह जाएगी, जबकि यात्रा में लगने वाले 8 से 10 घंटे के वक्त में सिर्फ 3 से 4 घंटे ही लगेंगे। मोदी जी सौराष्ट्र और सूरत के बीच में रोपेक्स फेरी सर्विस का शुभारंभ करवाने के लिए जा रहे हैं। जब मोदी जी रोपेक्स फेरी स्टार्ट करवाएंगे, इससे सौराष्ट्र और सूरत का डिस्टेंस जो आज बाय रोड जाना है
तो 317 किलोमीटर होता है, वो कम होकर केवल 60 किलोमीटर हो जाएंगे। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों की जांच के लिए सैंपल जुटाने के काम में ड्रोन का इस्तेमाल शुरू हो गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के सैंपल कम वक्त में लैब तक पहुंचाए जा सके। और इसी खूबी की वजह से अब ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस इस ड्रोन का जमकर इस्तेमाल कर रही है। छोटे विमान की तरह दिखने वाले इस ड्रोन में 4 पंखे लगे हैं जो इसे रफ्तार के साथ दिशा भी देते हैं। बैटरी से चलने वाला यह ड्रोन एक बार में करीब 100 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। यही नहीं, इसमें एक बार में 80 मरीजों के सैंपल ले जाए जा सकते हैं। ब्रिटेन के शेम्सफोर्ड में इस ड्रोन का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें यह सैंपल लेकर उड़ान भरता दिखाई दिया। बताया गया कि जिन सैंपलों को सड़क के रास्ते लैब तक लाने में कई घंटे लग जाते थे, उन्हें यह ड्रोन कुछ मिनटों में ही ले आता है, जिससे मरीजों की रिपोर्ट तैयार करने में लगने वाला वक्त भी कम हुआ है। मध्य प्रदेश के सागर से फोन पर एक महिला को 3 तलाक देने का मामला सामने आया। मध्य प्रदेश के सागर से फोन पर एक महिला को 3 तलाक देने का मामला सामने आया। महिला का आरोप है कि उसके पति ने फोन पर 3 बार तलाक बोलकर उससे रिश्ता खत्म कर लिया, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर पाकिस्तानी सेना ने कई गोले दागे, जिनका भारतीय फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। यूपी के उन्नाव जिला प्रशासन ने पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए अनोखी मुहिम चलाई। प्रशासन ने किसानों के लिए पराली दो खाद लो अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत कोई किसान अपने खेतों की पराली के एवज में खाद ले सकता है। CNN प्रोजेक्शन के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। बाइडेन को अब तक 273 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं, जबकि ट्रंप को 213 वोट मिले हैं। जो बाइडेन को बहुमत के लिए 270 वोट की जरूरत थी, जो उन्होंने हासिल कर लिए। CNN प्रोजेक्शन में पेंसिल्वेनिया में जीत के बाद ही तय हो गया कि जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। पेंसिल्वेनिया में बाइडेन को 20 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। जो बाइडेन के साथ भारतीय अफ्रीकी मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति का पदभार संभालेंगी। अमेरिका में ये पहला मौका है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों ने एक साथ एक नया इतिहास रचा है। जो बाइडेन सबसे उम्रदराज अमेरिकी राष्ट्रपति चुने gए हैं, तो वहीं कमला हैरिस अमेरिका की पहली भारतीय अफ्रीकी मूल की महिला उपराष्ट्रपति। अमेरिका ने अपनी जीत की खबरों के बीच जो बाइडेन ने ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अमेरिका आपने मुझे इस महान देश का नेतृत्व करने के लिए चुना है। मेरे लिए सम्मान की बात है। हमारे लिए आगे का काम मुश्किल है, लेकिन आपको भरोसा देता हूं कि मैं सभी अमेरिकी लोगों का राष्ट्रपति रहूंगा, चाहे आपने वोट दिया हो या ना दिया हो। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैंने ये चुनाव जीत लिया है लंबे अंतर से। मीडिया प्रोजेक्शन के आधार पर जो बाइडेन झूठे तरीके से खुद को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का विजेता दिखा रहे हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडेन, और उनके साथ ही भारतीय अफ्रीकी मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका में जश्न का माहौल है। जो बाइडेन को अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि जो बाइडेन शानदार जीत पर आपको बधाई। उपराष्ट्रपति के रूप में भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने में आपका योगदान महत्वपूर्ण और अमूल्य रहा। मैं आशा करता हूं कि एक बार फिर हम साथ मिलकर काम करते हुए भारत और अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने भारतीय मूल की कमला हैरिस को भी अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनने की शुभकामनाएं दी। कमला हैरिस के लिए पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हार्दिक बधाई कमला हैरिस, आपकी सफलता अग्रणी है। ये सभी भारतीय अमेरिकियों के लिए बेहद गर्व की बात है। मुझे विश्वास है कि आपके समर्थन और नेतृत्व से भारत और अमेरिका के संबंध ज्यादा मजबूत होंगे।
डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत की खबर सामने आते ही उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर जश्न मनाया। जीत के जश्न में डूबे लोग डांस करते हुए नजर आए। कुछ लोगों ने तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों वाली टी शर्ट भी जलाई। व्हाइट हाउस के बाहर भी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और मस्ती में झूमते हुए नजर आए। हालांकि इस दौरान वहां ज्यादातर लोग मास्क लगाए हुए दिखाई दिए। लोगों ने इसे अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत बताया। It means 4 years of really hard work by a lot of people. It means a lot of excitement for the next 4 years too now. न्यूयॉर्क में भी जो बाइडेन की जीत का जश्न मनाने सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। वहां के मशहूर टाइम्स स्क्वायर में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। कई लोग तो जो बाइडेन के कटआउट के साथ डांस करते हुए नजर आए, जबकि कई लोग बाइडेन का मास्क लगाकर झूमते हुए नजर आए। इसी दौरान वहां लगी बड़ी स्क्रीन में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस की तस्वीर भी दिखाई गई। बाइडेन की जीत के साथ ही वहां एक कार रैली भी निकाली गई। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक उनके साथ खड़े नजर आए। वर्जीनिया के गोल्फ क्लब से व्हाइट हाउस लौट रहे ट्रंप का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। ट्रंप के आने की जानकारी मिलते ही सैकड़ों समर्थक सड़कों के किनारे खड़े हो गए और जिस रास्ते से ट्रंप का काफिला गुजरना था उसके दोनों तरफ लोगों की भीड़ नजर आई। ट्रंप की तरह उनके समर्थकों ने भी नतीजों को गलत बताया और वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगाया। ट्रंप समर्थकों ने मीडिया पर भी सवाल उठाए। राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही पोस्टल बैलेट यानी डाक के जरिए डाले जाने वाले वोटों पर सवाल उठा चुके हैं। All the fraud that went on, I just would like the election to be decided legally, with legal votes, not hidden ballots, not ballots being counted 5, 6, 4 or 5 days afterwards. Fraud is not just in the elections. The way the media selectively coverage one candidate negative and one candidate not even tell anything negative. अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के कारोबारी संत सिंह चटवाल ने भी जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुने जाने पर खुशी जाहिर की। चटवाल ने बताया कि बाइडेन भारत के अच्छे दोस्त हैं और उनके कार्यकाल में दोनों देशों के बीच रिश्ते और बेहतर होंगे। We in fact India will have a much more closer relationship with Joe Biden and Kamala Harris. He's a good friend of mine, good friend of India, good friend of Indian American. पिछले 3 दिन से वोटों की गिनती में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी, जिसमें बाइडेन ने बाजी मार ली। अमेरिका की परंपरा के मुताबिक जो बाइडेन 21 जनवरी 2021 को पदभार ग्रहण करेंगे और इसके साथ ही व्हाइट हाउस में प्रवेश भी करेंगे। Elect me and I'm going to hire. जोसेफ रेनिनेट बाइडेन जूनियर यानी जो बाइडेन 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन। दो 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे मजबूत उम्मीदवार बनकर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी टक्कर दी जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता था। जो बाइडेन और व्हाइट हाउस के बीच महज चंद कदमों की दूरी भी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है कि वो भारत के प्रति क्या रुख रखेंगे। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है।
जो बाइडेन वैसे भी भारत को लेकर अपने रुख को पहले ही साफ कर चुके हैं। 15 अगस्त 2020 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिकी भारतीयों को बधाई संदेश में उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका का हमेशा से एक खास रिश्ता रहा है। We share a special bond that I've seen deepen over many years. As U.S. Senator and Vice President, I've watched it deepen. 15 years ago, I was leading the efforts to approve the historic civil nuclear deal with India. I said if the United States and India became closer friends and partners, then the world will be a safer place. Standing with India and confronting the threats it faces in its own region and along its borders. अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों के मुताबिक व्हाइट हाउस में जो बाइडेन की एंट्री के बाद चीन के खिलाफ अमेरिकी विदेश नीति पर कोई बदलाव नहीं आने वाला है और आज के हालात में चीन और अमेरिका के बीच तनाव को देखते हुए अमेरिका भारत का ही समर्थन और सहयोग करेगा। इसके अलावा आज की तारीख में अमेरिका में चीन के खिलाफ एक बड़ी लॉबी काम कर रही है और विशेषज्ञों का मानना है कि चीन को सुपर पावर बनने से रोकने के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक नीति में बहुत बदलाव नहीं होगा। इसका फायदा भारत को मिलेगा। दूसरा ये कि जो बाइडेन के पास भारत का विरोध करने का कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए भारत चीन के टकराव की स्थिति में अमेरिका का झुकाव भारत की ओर निश्चित रूप से होगा। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की इस नीति में बदलाव नहीं करेंगे। वैसे भी डेमोक्रेटिक पार्टी की नीतियां हमेशा से भारत के ही पक्ष में रही हैं। डेमोक्रेट्स भारत के परंपरागत सहयोगी व समर्थक रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका में भारतीय अमेरिकी लोगों का झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर ज्यादा रहता है। हालांकि इस बार अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में हालात थोड़े अलग थे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के शासनकाल में भारत अमेरिका के संबंध पहले से और भी ज्यादा सुधरे। दोनों देशों के बीच सामरिक सुरक्षा और कारोबार के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार हुआ। भारत के प्रति अमेरिकी रवैये में भी बदलाव आया। सिर्फ यही नहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर समेत आतंकवाद और चीन के टकराव के मुद्दे पर भारत के रुख का समर्थन किया। इसके अलावा इंडो पैसिफिक इलाके में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए अमेरिका और भारत ने क्वाड समूह भी बनाया। लिहाजा विशेषज्ञों को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास और सैन्य समझौते पहले की ही तरह होते रहेंगे। जो बाइडेन का जन्म 1942 में पेंसिल्वेनिया में हुआ और न्यूयॉर्क के सिराक्यूज यूनिवर्सिटी से उन्होंने कानून की डिग्री ली। अमेरिका की संघीय राजनीति में जो बाइडेन के करियर की शुरुआत आज से 47 साल पहले यानी 1973 में हुई थी, जब वो पहली बार सीनेट का चुनाव जीते थे। उस समय जो बाइडेन की उम्र महज 29 साल थी। इसके बाद वो 5 बार सीनेटर चुने गए और सबसे लंबे समय तक सीनेटर रहे। यही नहीं, बराक ओबामा के कार्यकाल में वो लगातार 8 साल तक उपराष्ट्रपति भी रहे। जानकारों का ये भी मानना है कि ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह पाकिस्तान को आतंकवाद परस्त देश मानकर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है, जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका अपने उसी रुख पर कायम रहेगा। यानी इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि व्हाइट हाउस में चाहे कोई भी बैठे, भारत को लेकर वो अपनी नीतियों में कोई फेरबदल नहीं करने वाला है। चीन के फुजियान प्रांत के जंगलों में लगी आग और भड़क गई। ये आग कैसे लगी इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया, लेकिन ये आग बहुत तेजी से फैल गई और फुजियान प्रांत में जंगल का एक बड़ा हिस्सा इसकी लपटों में घिर गया। आग की लपटें कई फीट ऊपर तक उठती नजर आईं और उसके धुएं के गुबार से आसपास का इलाका ढक गया। आग के तेजी से फैलने की जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए। कुछ कर्मचारी आग पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए, जबकि कई लोग केमिकल का छिड़काव कर आग बुझाते नजर आए। काफी कोशिश के बाद दमकल कर्मियों ने आग को बुझा दिया। बिहार चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग के दौरान बिहार के कटिहार से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 100 साल के एक वोटर चारपाई पर वोट डालने पहुंचे। क्योंकि वो बीमारी की वजह से चलने के काबिल नहीं थे, लेकिन उन्हें वोट डालने की ख्वाहिश थी।
बीमार बुजुर्ग की इस इच्छा को पूरा करने के लिए परिवार के कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और चारपाई पर लिटाकर उन्हें मतदान केंद्र लेकर पहुंच गए। सामने आई एक तस्वीर में एक आदमी उस बुजुर्ग को चढ़ाई जा रही ड्रिप की बोतल को पकड़े हुए दिखाई दिया, जबकि कुछ लोग चारपाई को उठाकर बूथ तक ले जाने की कोशिश करते दिखाई दिए। किसी तरह बूथ तक पहुंचने के बाद कुछ लोगों की मदद से उन्हें चारपाई से उठाया गया और फिर वोट डालने की कागजी कार्रवाई पूरी की गई। चीन के यिनचान शहर में बिना ड्राइवर वाली एक टैक्सी का ट्रायल किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब वहां पर इस तरह की टैक्सी का ट्रायल किया गया हो। इससे पहले भी चीन में ऐसी कई टैक्सियों का टेस्ट रन किया जा चुका है, लेकिन इस बार ये खास इसलिए है क्योंकि इसमें बिना टेक्नीशियन के लोगों को बैठाकर सफर करवाया गया। बिना ड्राइवर वाली ये टैक्सी यिनचान की सड़कों पर दूसरी गाड़ियों की तरह ही सर पर दौड़ती नजर आई। सफर के दौरान वो आसपास कहीं टकराए बिना सड़क पर ऐसे दौड़ी जैसे उसे कोई ड्राइवर ही चला रहा हो। कहां रुकना है, कहां रफ्तार पकड़नी है, ये टैक्सी सब कुछ अपने अंदर लगे सेंसर और कैमरों की मदद से उसे भांपते हुए उसी के मुताबिक काम करती नजर आई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर बीजेपी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक कमलनाथ आज भी बीजेपी के विधायकों को फोन कर रहे हैं। शिवराज सिंह ने कमलनाथ पर चुटकी लेते हुए कहा कि जब हमारे विधायकों को डराया धमकाया या लालच दिया जाए तो वो मैनेजमेंट, और जब कोई अपने मन से बीजेपी में जाए तो उसे गद्दारी बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि हम जोड़ तोड़ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी के पास नहीं गई। कांग्रेस के मित्र भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन जब कमलनाथ करते हैं तो मैनेजमेंट कहते हैं। जब हमारे एमएलए को पहले धमका के लोभ लालच दे के वो कुछ करें तो मैनेजमेंट अपने मन से भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो वो गद्दारी। इटली में फ्लोरेंस शहर के पास एक हाईवे से तेल लेकर जा रहे एक टैंकर में आग लग गई। बताया गया कि यह टैंकर एक सड़क हादसे का शिकार हो गया था, जिसके बाद उसमें रखे तेल ने आग पकड़ ली और आसमान में धुएं का इतना विशाल गुबार उठा कि वो सैकड़ों मील दूर से ही नजर आया। आग की लपटों में टैंकर पूरी तरह घिरा दिखा। घंटों की मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन टैंकर राख हो गया। हालांकि शुक्र इस बात का रहा कि वक्त रहते टैंकर के ड्राइवर ने किसी तरह उससे निकलकर अपनी जान बचा ली। जम्मू में गुपकार ग्रुप की बैठक के खिलाफ कुछ संगठनों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गुपकार ग्रुप के फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं पर जम्मू के लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया और विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन में शामिल लोगों के हाथों में तिरंगा नजर आया। उन्होंने गुपकार ग्रुप के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी भी की। डोगरा फ्रंट के समर्थकों ने तो गुपकार ग्रुप के नेताओं पर देश के अपमान का भी आरोप लगा दिया, जबकि एकजुट जम्मू नाम के संगठन के लोगों ने जम्मू में बैठक करने का भी विरोध किया। गुपकार के जो 9 पार्टियों के नेता जो यहाँ पे आए हुए हैं, हम उनका विरोध करते हैं। गुपकार ग्रुप के नेता जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का विरोध कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन 20 साल तक सत्ता संभालने के बाद अगले साल रूस के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अखबार डेली मेल के मुताबिक 68 साल के व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति पद को अगले साल जनवरी में छोड़ने की तैयारी में। बताया जा रहा है कि पुतिन की प्रेमिका और दोनों बेटियों ने उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए उनसे रिटायर होने की अपील की है, क्योंकि उन्हें डर है कि पुतिन पार्किंसंस नाम की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। पार्किंसंस एक दिमागी बीमारी है जिसके वजह से शरीर के किसी भी हिस्से में कंपन और चलने में परेशानी होती है। पुतिन के इस्तीफा देने की अटकलें ऐसे वक्त में तेज हो गई हैं जब रूस की संसद में एक विधेयक पेश करने पर विचार किया जा रहा है, जिसके तहत पुतिन के जिंदा रहने तक उन्हें किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से छूट मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेना ने लड़कियों के फुटबॉल मैच का आयोजन करवाया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेना ने लड़कियों के फुटबॉल मैच का आयोजन करवाया। कोरोना संकट शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब सेना की तरफ से वहां लड़कियों के लिए फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। बताया गया कि इस तरह के आयोजन का मकसद घाटी की लड़कियों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करना और कश्मीर में फुटबॉल को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में किसान ने दरोगा के घर के बाहर जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। बताया गया कि पुलिस ने उस किसान का ट्रैक्टर जब्त कर लिया था। जिस बात से नाराज किसान ने अपनी जान देने की कोशिश की। उस किसान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
बिहार के औरंगाबाद में एक युवक की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में लोगों ने जमकर बवाल किया। खबर है कि चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने उस लड़के की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी और इसी बात से गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में प्रशासन की तरफ से समझाए जाने के बाद ही ये मामला शांत हुआ। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में एटा तूफान के कहर ने 50 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। वहां के कई इलाके तूफान और भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में आ गए और लोगों का सब कुछ बाढ़ की भेंट चढ़ गया। उफनती लहरें हर चीज को तबाह करने पर उतारू दिखी। सड़कें नदियों में बदल गईं और दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। मकानों में पानी भरने के बाद लोग अपना जरूरी सामान समेटकर वहां से निकलते दिखाई दिए। एक तस्वीर ऐसी भी दिखी जिसमें लोग जानवरों को बचाने के लिए उन्हें गोद में उठाकर पानी पार करते नजर आए। कई इलाकों में जमीन खिसकने की घटनाएं भी हुई, जिनकी वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति ने भी माना कि हालात काफी खराब हैं, लेकिन लोगों तक मदद पहुंचाने की सभी कोशिशें जारी हैं। Cubierto 42 incidentes, más de 1.500 personas atendidas. ग्वाटेमाला के साथ ही एटा तूफान ने मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ पर भी जमकर कहर ढाया और वहां भी लोग भीषण बाढ़ का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान की इमरान सरकार में मंत्री अली अमीन ने मरियम नवाज पर विवादास्पद बयान दिया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को निशाने पर लेते हुए मंत्री अली अमीन ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि मरियम खूबसूरत हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती सरकारी पैसों की वजह से है। ये भी सुन लो, ऑन रिकॉर्ड सुन लो, खूबसूरत तो है, मैं सच बोलूंगा, लेकिन ये भी सुन लो कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की 2 हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में दोबारा लॉकडाउन लगते ही वहां के हजारों लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए वहां की सरकार ने लंदन में 4 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगा दिया, जो वहां एक दिन पहले ही लागू हो चुका है। लेकिन वहां के ज्यादातर लोगों को सरकार का यह फैसला रास नहीं आया और वो इसके विरोध में सड़कों पर उतरकर हंगामा करने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को उन्हें काबू में करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान भीड़ में शामिल एक आदमी तो काला झंडा लहराते हुए लॉकडाउन का विरोध करता दिखा। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस रास्तों पर उतरी जरूर, लेकिन लोगों के हुजूम के सामने उसकी एक नहीं चली। एक जगह तो लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और उसे आगे बढ़ने से रोकते नजर आए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए